नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। इस वक्त पूरे देश जानना चाह रहा है जगदीप धनखड़ ने आखिर अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया। क्या वाकई में सेहत की वजह से ही इस्तीफा दिया या फिर और कोई बात थी। इस्तीफे से चंद घंटे पहले उस दिन आखिर धनखड़ के पास किसका फोन आया, फोन पर ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। कौन था वो जिसकी ओर से जगदीप धनखड़ को फोन किया गया, फोन पर किस तरह की बात हुई, फोन पर धनखड़ से ऐसा कौन सा फेवर मांगा गया जिसके बाद धनखड़ को लगा ये तो हद हो गई, अब तो इस्तीफा देना ही होगा। दोस्तों, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पर्दे के पीछे कुछ और किस्सा चल रहा है और उस किस्से से ही गुस्सा आकर धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक कॉल आया था जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। उस फोन कॉल के बाद जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफा देना ही विकल्प बच गया था। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति के इस कदम से केंद्र नाराज हो गया। फोन पर जब धनखड़ से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और फिर तेज बहस होने लगी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बातचीत के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी चर्चाएं होने लगी। ये सिर्फ 6 महीने बाद हुआ जब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव लाया था। धनखड़ को इसका अंदाजा लग गया और उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार सरकार को राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल 21 जुलाई को जब सभापति धनखड़ ने सदन में घोषणा की कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव मिला है तो सरकार हैरान रह गई। धनखड़ ने इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी थी। सरकार के आला सूत्रों के अनुसार अगर सरकार को जानकारी दी गई होती तो सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रस्ताव पर साइन करते। यही सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। धनखड़ ने जेल से ऐलान कर दिया और तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आ गया, जबकि सरकार ने लोकसभा में इसे रखने की रणनीति बनाई थी और इसके लिए विपक्ष को भी भरोसे में लिया था। लोकसभा में लाए गए प्रस्ताव पर विपक्षी सांसदों के भी साइन लिए गए थे। इसके बाद पीएम मोदी के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में वरिष्ठ मंत्री बैठे। फिर चीफ व्हिप के जरिए सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। 10-10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया। सभी ग्रुप राजनाथ सिंह के कमरे में गए। वहां एक प्रस्ताव तैयार था जिस पर साइन करने को कहा गया। इसी तरह सहयोगी दलों के सांसदों को भी बुलाया गया और उनके साइन लिए गए। सभी को निर्देश दिया गया कि वो इस बारे में मीडिया से बात ना करें। उन्हें यह भी कहा गया कि 4 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहें। इसके बाद धनखड़ से बातचीत की गई। फिर धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला किया। 21 जुलाई की रात को वरिष्ठ मंत्रियों ने अलग अलग ग्रुप में सांसदों को बुलाया। उन्हें बताया कि किस किस मौके पर धनखड़ ने सीमाएं लांघी है। उन तमाम घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया जब धनखड़ सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं या सरकार को उनके कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हालांकि तब तक धनखड़ अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे, तो साफ है कहीं ना कहीं धनखड़ से सरकार नाराज थी। तो क्या माना जाए, अगर धनखड़ अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें हटा दिया जाता। सरकार ने तय कर लिया था अब धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद पर रहने नहीं देंगे। क्या इसी से बचने के लिए धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया? अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को संवैधानिक पद पर वैसे लोग चाहिए जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाए, वो जैसा कहें उसी के मुताबिक चलें। अगर अपने दिल की आवाज़ सुनकर फैसला लेंगे तो इसे सरकार के खिलाफ मानेंगे। जिस तरह से धनखड़ ने इस्तीफा दिया उससे तो यही साबित होता है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है दोस्तों, धनखड़ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में विपक्ष की ओर से दिए गए महाअभियोग के 2 नोटिस स्वीकार करने की योजना बना रहे थे। एक जस्टिस वर्मा और दूसरा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। 21 जुलाई दोपहर 1 से 5 बजे तक का समय बहुत महत्वपूर्ण था जब चीजें अचानक बदल गई। दोपहर 1 बजे राज्यसभा में विपक्ष की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। विपक्षी दलों ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए
निश्चित तारीख चाहते हैं और वो इस मुद्दे पर बहस के लिए आवंटित समय पर अपने नेतृत्व के साथ चर्चा करके जवाब देंगे। इसलिए दूसरे दौर की बैठक शाम 4:30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद 2:20 पर राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश सभापति धनखड़ के कार्यालय गए और उनके निजी सचिव को महाभियोग पर 63 विपक्षी सांसदों का नोटिस दिया, जिसकी घोषणा जयराम रमेश ने 3:40 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताई। फिर 4:07 पर धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के बारे में सदन में विपक्ष की ओर से दिए गए नोटिस की जानकारी दी। अहम बात यह है कि उन्होंने ये भी घोषणा की कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस की जांच की है और पाया है कि उस पर किसी विपक्षी सांसद ने 2 बार साइन किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये बाकी सभी साइनों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में है और जैसे ये पूरा हो जाएगा वे सदन को इसकी सूचना देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि धनखड़ ने घोषणा लोकसभा में अध्यक्ष की ओर से महाभियोग प्रस्ताव के बारे में घोषणा करने से पहले ही कर दी थी। फिर उसके बाद शाम 4:30 बजे सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। जब धनखड़ ने पूछा कि नड्डा और रिज्जू बैठक में क्यों नहीं आए, बीजेपी सांसद एल मुरुगन ने जवाब दिया कि मुझे संदेश मिला है कि वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों की माने तो सभापति धनखड़ इससे नाराज हो गए। उन्होंने मुरुगन से कहा कि दोनों नेताओं ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो नहीं आ रहे। शाम 5 बजे के आसपास धनखड़ ने अपने कक्ष में विपक्ष के एक सदस्य को सूचना दी कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के महाभियोग के नोटिस पर 51 विपक्षी सांसदों के साइन पहले ही प्रमाणित कर लिए हैं और नोटिस को स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मंगलवार को इस संबंध में घोषणा करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे जयराम रमेश ने धनखड़ को फोन किया। तब धनखड़ ने जयराम रमेश से कहा कि वो परिवार के साथ हैं, कुछ स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और कल बात करेंगे। फिर रात 10 बजे के करीब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। जगदीप धनखड़ ने इस फैसले के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। बहरहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उनके गांव के लोगों और रिश्तेदारों ने भी हैरानी जताई। उनका कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति की तबीयत कुछ समय से खराब थी। अगस्त 2022 में जब वो देश के उपराष्ट्रपति बने थे तब उनके गांव वाले काफ़ी खुश थे। किसान का बेटा इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। हिंदुस्तान अखबार ने जब उनके रिश्तेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि धनखड़ ने स्कूल और गौशाला की काफ़ी आर्थिक मदद की है। पूर्व उपराष्ट्रपति के गांव के लोग हैरान हैं। लोगों का मानना है कम से कम उनका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए था। उनका इस्तीफा देना गांव और पूरे राजस्थान के लिए दुख की खबर है। फिलहाल उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं गजट में प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी। फिर चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वह चुनाव कब कराए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच समिति के बारे में अब स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति मिलकर फैसला करेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।